हेलो गाइज, यस लॉ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सरकार का स्वरूप। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है, जबकि अमेरिका की सरकार ने अध्यक्षात्मक सरकार की स्थापना की है। यानी भारत में कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार है, और अमेरिका में कौन सी सरकार है? अध्यक्षात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली, यानी अध्यक्षात्मक सरकार का स्वरूप कैसे होता है? जिन शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होती है और शासन विभाग का प्रधान ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसे अध्यक्षीय शासन कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी होता है। यानी जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें जो है राष्ट्रपति जो है वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यानी संसदात्मक जो सरकार होती है, इसमें जो राष्ट्रपति होता है ये संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 53 के द्वारा संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी जो अनुच्छेद 53 है, ये क्या कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन अनुच्छेद 74, यानी अनुच्छेद 74 कहता है, यह भी कहा गया, अनुच्छेद 74 कहता है कि वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से करेगा। यानी जो अनुच्छेद 74 है, जहाँ अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वहीं अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है। यानी जो जहाँ संसदात्मक सरकार होती है, यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है। इसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति क्या है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है, इसी में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार उसके हाथ में संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी। यानी अनुच्छेद जो 52 है ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, वहीं अनुच्छेद 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा उसी में संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी, तथा वह शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा। यानी अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति या तो स्वयं उस शक्ति का प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है, जिसे एम्परर बनाम शिवनाथ, ठीक, इस मामले में निर्धारित हुआ कि अधीनस्थ अधिकारी पदावली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की शक्ति भी शामिल है। यानी जो अधीनस्थ अधिकारी के अंतर्गत कौन सी शक्ति? मंत्रिपरिषद की शक्ति। यानी जो मंत्रिपरिषद की शक्ति होती है ये राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों के संबंध में होगा जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। यानी अनुच्छेद 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति उन विषय पर होगी जिन विषय पर संसद विधि बना सकता है, यानी संसद को विधि बनाने की शक्ति
होती है। एक दूसरा केस है राम जवा जय राम जवाया बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि कार्यपालिका की शक्ति केवल कानूनों को लागू करने तक ही सीमित है, वरन इसके अंतर्गत सरकारी नीति का निर्धारण, शक्ति व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि, वैदेशिक नीति का निर्देशन, दशा के सामान्य प्रशासन का निरीक्षण आदि विषयों पर सम्मिलित है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की अर्हता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से क्या क्या योग्यता होती है। तो पहला, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि लाभ का पद क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि इसे भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में मंत्री हैं तो उनका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी जो राज्य सरकार मतलब जो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री है तो उनका पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। अब देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन रीत, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन रीत को क्या है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है उसका डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता है, या सीधे निर्वाचन नहीं होता है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यही कारण है कि इसका उल्लेख अप्रत्यक्ष यही कारण है कि इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी इसकी राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए होता है कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे सदस्य करेंगे जो संसद के दोनों सदन से के निर्वाचित सदस्य हों। यानी जो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। और दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो अनुच्छेद 54 में निहित है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या, संसदीय सदस्य, यानी लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते। लेकिन जो राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा गया। यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ क्षेत्र पुदुचेरी भी आते हैं। अतः इसके विधानमंडलों के सदस्य भी राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। यानी जो 17वां संविधान संशोधन 1972 है, इसमें कहा गया कि दिल्ली के निर्वाचित सदस्य और संघ वहाँ पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं।
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो अनुच्छेद 55 में है। पहला, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, जिसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। इसमें जमानत राशि 15,000 होती है, लेकिन अगर जो वोट पड़े हैं, जो वैलिड मत है, उसका 1/6 वोट अगर ना मिल जाए तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब मत की मतगणना कैसे होती है? ठीक, तो एक विधायक का मत मूल्य, यानी अगर एक विधायक, सबसे पहले विधायक तो उसमें होते हैं, आपको पता है, तो विधायक का मत मूल्य हम कैसे निकालेंगे? राज्य की जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा सदस्य की संख्या, यानी जो जिस राज्य का विधायक है उस राज्य के कुल जनसंख्या कितनी है, उसका योग, यानी जनसंख्या का योग, और उसका बटा विधानसभा के सदस्य की संख्या, यानी उस राज्य के विधानसभा के कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या का हम गुणा कर देंगे 1/1000 में, तो एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। और जो राज्य की जनसंख्या है, इसका आधार वर्ष क्या है? 1971, और ये आधार वर्ष 2026 तक चलेगी। जैसे अगर हमको एक विधायक का मत मूल्य निकालना हो, मान लीजिए हमको यूपी के विधायक का मत मूल्य निकालना हो, तो मान लीजिए यूपी की जनसंख्या 1 करोड़ है। मान लीजिए यूपी की जनसंख्या 1 करोड़ है, और यूपी में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या हम ले लेंगे, यानी एक यूपी की जनसंख्या का बटा हम कर देंगे जो विधानसभा सदस्य हैं, यानी विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं। ठीक, इनको ले लेंगे और इनका हम गुणा कर देंगे किससे? 1/1000 से, तो यूपी के एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। दूसरा, संसद का मत मूल्य। अगर हमको संसद का मत मूल्य क्या निकालना हो तब क्या करेंगे? सभी राज्य के विधायकों का मत मूल्य, यानी भारत में जितने राज्य हैं उनमें कितने विधायक हैं, यानी भारत में कुल जितने विधायक हैं उनके कुल विधायक कितने वोट प्राप्त किए हैं उनका, यानी भारत के सभी राज्यों के विधायक का मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य। जैसे भारत में मान लीजिए, तो भारत में देखिए, मान लीजिए कुल 1000 विधायक हैं। ठीक, अब पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अब ये विधायक कितने वोट पाए हैं उनका हम गुणा कर देंगे। ठीक, विधायक के वोटों का गुणा कर देंगे और बटा कर देंगे संसद में निर्वाचित कुल कितने सदस्य हैं, यानी संसद के निर्वाचित कुल कितने सदस्य हैं, तो हमको संसद के एक सदस्यों का मत मूल्य निकल जाएगा, यानी मालूम चल जाएगा। वहीं अनुच्छेद 71 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाती है, यानी अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हुआ तो सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। ऐसे स्थिति में 5 न्यायाधीशोों का बेंच गठन किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई भी विवाद होता है तब सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों का बेंच गठित किया जाता है और इस पर सुनवाई होती है, यानी जो विवाद हुआ उसको देखते हैं। लेकिन इस संबंध में, यानी चुनाव के समय जो समस्या हुई है उसके संबंध में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद 30 दिन के अंदर विवाद के संबंध में शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है और शिकायतकर्ता चुनाव का सदस्य होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में
मान लीजिए आज राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया। आज से अगर आज राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, ख़त्म हुआ, और उस चुनाव में कोई विवाद हुआ, तो आज से हम 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे। इससे ज़्यादा हो गए तो ये मान्य नहीं होंगे। और यह भी ध्यान रहे कि विवाद के समय राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य भी वैध रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा कि उसके पहले राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है सब वैध रहेगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य को खत्म नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव, और एक बात ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है, जो अनुच्छेद 224 में उल्लिखित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।